प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का क प्रश्न है और दिया गया संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर बताना है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 4 विकल्प दिया गया है जिसमें से एक विकल्प सही है। तो सबसे पहले 156 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से जब काटेंगे तो यह 78 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 39 हो जाएगा और 3 से 39 काटेंगे तो 13 बार में जाएगा और 13 का नाम 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 बार है तो यहाँ 2 के ऊपर 2 घात लिख देंगे, यहाँ 3 उतर जाएगा और यहाँ 13। इसका मतलब विकल्प मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए 2 का वर्ग है, 2 घात हो गया क्योंकि 2 गुणे 2 2 बार है तो 2 का वर्ग हो गया 3 गुणे 13, तो 3 गुणे 13। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे विकल्प 2 इसका क्या है, सही है। तो पहला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे इसका 1 का ख, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है सेक में किसका मान जो है 2 होता है। तो सेक थीटा बराबर 2 हो गया तो सेक थीटा बराबर, और ये 2 कितने अंश का होता है, तो सेक 60 अंश का मान जो होता है 2 होता है। तो यहाँ पे जब तुलना कर लेंगे तो थीटा के सामने देखिए 60 अंश है तो थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर जो है 3 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 1 का ग, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हो तो यम का मान होगा। तो यहाँ पर बताना है यम का मान ज्ञात करना है और मूल क्या कहा गया है प्रश्न में, बराबर हो। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0। अब यहाँ पे तुलना करेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गया है तो द्विघात समीकरण को तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो a के सामने देखिए कितना है, 3 है तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस 12 हो जाएगा और c बराबर जो है यम हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान निकल गया, b का मान निकल गया और c का मान निकल गया। और प्रश्न में कहा गया है मूल बराबर होने का नियम, तो लिखेंगे मूल बराबर होने का नियम आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब यहाँ b का मान क्या है, तो b का मान माइनस 12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 उतर जाएगा, a का मान 3 है, देख सकते हैं a का मान 3 हो गया और यह c का मान यम है तो c का मान यम हो जाएगा। 12 का वर्ग क्या होता है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, वर्ग से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा क्योंकि 2 घात से माइनस हट जाएगा। अब माइनस 4 3 क्या हो जाएगा, 12 यम हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब 144 जो है यह प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो यह 144 माइनस में हो जाएगा और यहाँ माइनस से माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे और 12 को कहाँ भेजेंगे, नीचे, क्योंकि यह गुणा है तो क्या बनता है, भाग बन जाएगा। तो यहाँ 12 जब नीचे चला जाएगा तो 12 का पहाड़ा पढ़िए 144 आ जाए तो कितने बार में आएगा, 12 बार में। 12 बढ़ेंगे 144, यम का मान 12 आ गया। तो इसमें विकल्प नंबर देखेंगे तो चौथा नंबर पर देखिए विकल्प नंबर 4 में जो है दिया गया है 12। इसका मतलब विकल्प 4 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प चौथा वाला जो है सही इसमें, और क्या सही होगा, 12। तो प्रश्न नंबर 1 का ग भी जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है 1 का घ, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। और यहाँ इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कर रहा है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। अब यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपसे विद्यार्थी एक समबाहु त्रिभुज खींच लीजिएगा और यहाँ पर इसकी भुजा क्या लिखेंगे, 2a है और ये भी 2a है और ये भी 2a है और यहाँ 2a इसमें दिया गया है। अगर इसका आधा करेंगे तो क्या बनेगा, a, और इसका आधा करेंगे तो क्या बनेगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यह इसमें त्रिभुज में यह शीर्ष लंब का मान पूछा जा रहा है। तो शीर्ष लंब मतलब लंब का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, मतलब अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग इसका जो है सूत्र होता है। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, तो 2a दिया गया है तो 2a का वर्ग हो जाएगा माइनस आधार a का वर्ग हो जाएगा। तो 2a का वर्ग क्या होता है, तो 4a का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा
माइनस हो गया ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से और इसमें से ए के स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से इसका करनी हटा देंगे तो करनी में 3a हो जाएगा। केवल वर्ग से a का ही करनी हटेगा, 3 का जो है करनी नहीं हटेगा। तो करनी में 3a हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा, a करनी में 3। इसमें तीसरा विकल्प क्या है? सही है। तो समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब 1 से 10 तक जो है धनात्मक सम संख्या का जो है आपका जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो धनात्मक सम संख्या कौन कौन होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। अब एक मतलब 2 से जो है और 10 के बीच में कितनी संख्या हुआ? 1 2 3 4 5। और सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का? कुल पदों का योग बटा क्या होता है? कुल संख्या होता है। तो कुल जोड़ करके बटा 5 कर दिया गया। जोड़ने पर 30 आ जाएगा, 30 बटा 5 हो जाएगा। 5 से जो है 30 को काट देंगे तो कितने बार में जाएगा? तो यह जो है 6 बार में जाएगा। तो विकल्प नंबर इसमें देख सकते हैं तीसरा वाला विकल्प क्या है? सही है। तो यहाँ तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न को समझेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन क्या है? सही है। तो सबसे पहले जो P का मान दिया गया है, पहले P का मान यहाँ नोट कर लेंगे। P का मान 2, -3 दिया गया है, Q का मान 10, y दिया गया है और D बराबर जो है 10 दिया गया है। और D का सूत्र होता है D बराबर करनी में क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ d का मान 10 भर देंगे क्योंकि d का मान इसमें 10 दिया है तो 10 भर देंगे, बराबर हो गया अंडर रूट हो जाएगा x1। अब x1 इसमें कितना है? तो x1 का मान क्या है? 2 हो जाएगा। x2 का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस नोट कर लेंगे। y1 का मान क्या है? तो y1 का मान -3 है तो -3 लिख देंगे। y2 का मान इसमें y है तो y लिख देंगे। अब यहाँ दूरी का यह फार्मूला लिखा गया और इस दूरी वाले फार्मूला में मान को क्या किया गया? रखा गया है। अब यहाँ पे d का मान 10 उतर जाएगा, बराबर 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 का वर्ग हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे। देखिए बीच में माइनस दिया गया है लेकिन यहाँ दोनों जब माइनस दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा प्लस का होल स्क्वायर तोड़ा जाता है। माइनस मतलब a का वर्ग हो जाए, -3 का वर्ग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह लगा है तो आप लोग माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ 10 उतर जाएगा और वर्ग से इसका माइनस हट जाएगा तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 8 का वर्ग जो है 64 हो जाएगा और 3 का वर्ग -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। वर्ग से माइनस हट जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6y हो जाएगा। तो 6y हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ग से माइनस हटा, वर्ग से माइनस हटा और यहाँ डबल माइनस है तो जब माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ 10 उतर जाएगा, 64 और 9 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा? 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब करनी हटाने के लिए कौन सा काम करना पड़ता है? तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इधर वर्ग हो जाएगा इधर वर्ग हो जाएगा, वर्ग से करनी हटा देंगे, ठीक ना। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वर्ग से करनी हटाएंगे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब दोनों पक्ष में जब वर्ग किया गया तो यह 2 घात से इसका करनी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब 73 को पक्षांतर कर लेंगे तो 73 - 100 बराबर 0 हो जाएगा। 73 में से 100 घटा देंगे तो क्या बचेगा? माइनस -27 हो जाएगा। अब यह -27 बराबर क्या हो गया? 0 हो जाएगा। अब गुणा करने पे जो है 27 आना चाहिए और घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 9 में से अगर 3 को घटा दें तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 9 3 क्या होगा? 27 हो जाएगा। अब y स्क्वायर उतर जाएगा, 9 में y का गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा और 3y हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो y + 9 हो जाएगा। अब इसमें से y 2y है तो इसमें से एक y बाहर आ जाएगा तो y + 9 हो गया, -3 कॉमन ले लेंगे
करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे y प्लस 9 तो क्या बचेगा, y माइनस 3 हो जाएगा। अब पहला यदि होगा, पहला यदि क्या बनेगा, y प्लस 9 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और प्लस 9 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 9 जब पक्षांतर होगा तो क्या बनेगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 9 आ गया। और दूसरा यदि करेंगे तो y माइनस 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब माइनस 3 जब पक्षांतर करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा क्या सही होगा, -9, 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण का गुणनखंड किया गया तो यह 2 मान निकला, -9, 3। तो 2 का अब क प्रश्न समझेंगे। 2 का क क्या प्रश्न दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रश्न में भी दिया गया था कि मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना था। तो सेम प्रश्न यहाँ पर भी दे दिया गया, 3x² - 12x + 2m बराबर 0। सबसे पहले जो है यह द्विघात समीकरण दे दिया गया है। तो द्विघात समीकरण को तुलना करेंगे और तुलना किससे किया जाएगा, तो ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। और a का मान इसमें कितना दिया गया है, तो a का मान 3 दिया गया है, b का मान -12 दिया गया है और c का मान 2m दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर होने का नियम। तो मूल बराबर होने का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, b² माइनस क्या होता है, 4ac होता है। b का मान -12 का वर्ग हो जाएगा, -4 और a का मान 3 और c का मान क्या है, 2m है। अब यहाँ 2m रख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। 12 का वर्ग अगर करेंगे तो माइनस का वर्ग जब किया जाता है तो वह प्लस हो जाता है। अब 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 4 3 12। अब 12 में 2 का गुणा करेंगे -24m हो जाएगा बराबर 0। यह 144 प्लस में है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो -144 हो जाएगा। तो -24m बराबर -144 हो जाएगा। माइनस से माइनस को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और 24 को नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि यह गुणा है तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। और 24 से जो है 144 में जब भाग करेंगे तो 6 बार में भाग चला जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न बनाया गया है। बस आपको फार्मूला याद रखेंगे कि मूल बराबर होने का सूत्र क्या होता है, तो b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ 2 का ख प्रश्न दिया गया है, cos² जो है 67 दिया गया है, -sin² जो है 23 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में से दोनों में से किसी एक का मान आप बदल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे cos² उतर जाएगा और यहाँ 67 के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 में से जब 23 को घटाएंगे, देखिए और ये मान दिया भी रहता है, जो घटाना रहता है उसमें दे दिया रहता है। 23 घटाए 90 में से जब 23 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 67 बन जाएगा। सूत्र क्या बना, cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा का सूत्र क्या होता है, sin थीटा होता है। और थीटा के जगह पे क्या दिया गया है, 29 दिया गया है। ध्यान दीजिए, cos 90 - थीटा जो त्रिकोणमिति का यह सूत्र बना है, तो sin² 23 अंश हो जाएगा माइनस sin² 23 हो जाएगा। sin² 23 में से sin² 23 घट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से जब घटाएंगे तो क्या बना, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 का ख भी प्रश्न समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न 2 का ग। तो 2 का ग प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी है एवं ऊंचाई 7 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है, आधार की लंबाई 14 सेमी दिया गया, लंबाई 14 सेमी है, ऊंचाई कितना है, 7 सेमी है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। किसका सूत्र है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब 1/2 उतर गया, आधार के जगह पे 14 हो जाएगा, ऊंचाई की जगह 7 हो जाएगा। 2 से 14 काटेंगे 7, 7 सत्ते 49। कितना आसान दिया गया, 49 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। कितना इजी प्रश्न यह दिया गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार का मान भरिए, ऊंचाई का 2 से 14 को काटेंगे 7, 7 सत्ते 49 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेमी स्क्वायर होता है। अब 2 का घ प्रश्न दिया गया, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की जब मध्यिका पूछा गया है तो सबसे
सबसे पहले 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन होते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं अपने आप से कटे, मतलब दूसरे से न कटे, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब जो भी संख्या रहेगा वह दूसरे वाली संख्या से काटा जाएगा तो वो कटेगा नहीं, स्वयं अपने से ही कटना है। जैसे वो संख्या कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। यह जो ऐसी संख्या दिया गया है, यह 10 अभाज्य संख्या है, तो यह जो स्वयं से कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 सम संख्या। और याद रखेंगे जब सम संख्या रहता है तो मध्यिका का सूत्र क्या होता है? तो मध्यिका बराबर होता है 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। यह मध्यिका का क्या है? फार्मूला है। अब इसमें मान भरेंगे। n का मान क्या दिया गया? 10, तो लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा? 10/2वें पद का मान। अब ये 10 कहाँ से आ गया? तो n का मान जो है 10 दिया गया है, तो 10 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी रखेंगे n का मान 10/2 प्लस 1वें पद का मान। अब 2 को 10 से काटेंगे तो 2 से जब 10 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। तो 5वें पद का मान हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 5 और 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 6वें पद का मान। अब 5वें पद का मान क्या है? इधर से गिनिए या इधर से गिनिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे क्या है? 11 है, और 6वें स्थान पे क्या है? 13 है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 24 हो जाएगा। 24 को 2 से काट देंगे तो कितने बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। तो ये जो है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका कितना आ गया? 12 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप लोग को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर अब 3 का क समझेंगे। संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसमें मौसो और लसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया 26 को नोट कर लेंगे, और 91 दिया गया तो यहाँ 91 नोट कर लेंगे। 26 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। 2 में 13 का गुणा होगा 26 होगा। 91 में 7 गुणे 13, 13 7 91 हो जाएगा। मौसो को एचसीएफ कहा जाता है। तो मौसो किसे कहते हैं? वह संख्या जो दोनों में संख्या मिल जाए उसी को मौसो कहते हैं। तो इसमें देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसलिए मौसो क्या बना? 13 हो जाएगा। और लौसो क्या होता है? जो सबसे पहले जो मिलता है पहले उसको नोट कर लेते हैं, और शेष जो नहीं मिलता है उसको लास्ट में गुणा कर लेते हैं, तो किसका मान निकल जाता है? लसा का निकल जाता है। तो एक बार समझ लेंगे, मौसो मौस से मिलाएंगे, जो मिल गया वही मौसो है। 13 13 मिल गया, आंसर आ गया, 13 हो गया। अब इसमें देखिए 2 है 7 है, तो अब यहाँ 2 7 में इसमें गुणा कर लेंगे। जो पहले मिलेगा पहले इसको नोट करते हैं, जो नहीं मिला उसको गुणा कर लेते हैं। तो 13 में 2 का गुणा 26, 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 182 आ गया। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 3 का ख। 3 का ख प्रश्न क्या दिया गया? तो 3 का ख प्रश्न है, पी के किन मानों के लिए समीकरण के जोड़ी। अब यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है और उसमें कहा गया कि एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर पहला जो समीकरण क्या दिया गया? 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। तो 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, यह पहला समीकरण दिया गया है। अब इसको तुलना कर लेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 के सामने क्या है? तो a1 के सामने 4 है, b1 के सामने क्या है? p है, c1 के सामने क्या है? 8 है। अब दूसरा समीकरण क्या दिया गया? 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब तुलना करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब a2 के सामने देखेंगे, a2 के सामने 2 है, b2 के सामने 2 है, c2 के सामने 2 है। अब अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है? तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था तो इसको काटा गया है। तो आपको अद्वितीय हल का सूत्र याद रखेंगे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो a1 का मान 4 दिया गया है और a2 का मान 2 दिया गया है, नॉट इक्वल टू हो गया, b1 का मान p है और b2 का मान 2 है। अब 2 से यह 4 कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। तब क्या आ जाएगा? 2 नॉट इक्वल टू p बटा 2। अब 2 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो p का मान आ गया p नॉट इक्वल टू 4, मतलब p का मान 4 पर क्या होगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इसमें जो है आंसर आएगा p नॉट इक्वल टू जो है 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे 3 का ग। तो 3 का ग प्रश्न है, चित्र में दिया गया है, चित्र में AD लंब BC है, सिद्ध कीजिए a² प्लस CD
का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए पहले एक चित्र बनाएंगे और चित्र में जो है ए डी लंब बी सी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज खींचेंगे ए बी सी और यहाँ से जो ए से जो है बी सी पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी लंब है, किस पर है, बी सी पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए डी लंब बी सी है, मतलब ए डी जो है बी सी पर क्या है, लंब है। सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें त्रिभुज, पहला त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी। कहाँ पे त्रिभुज है, देखेंगे ए बी डी, इस त्रिभुज में पहले हल करेंगे, उसके बाद से जो है ए सी डी, ये दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से हल किया जाएगा। अब सूत्र होता है लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। तो इसमें लंब क्या है, तो लंब इसमें देखेंगे ए डी हो जाएगा, तो ए डी का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो गया। और यहाँ कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण ए बी का वर्ग है, यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर ए बी का। जब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और आधार जो है क्या बनेगा, बी डी का स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो पहला त्रिभुज जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, ए और यह क्या बन जाएगा, डी सी। अब ए डी सी में चलेंगे तो वही सूत्र लिखेंगे, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो इसमें भी कर्ण का मान क्या है, तो इसमें भी ए डी दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब का मान इसमें देखिए ए डी है, तो लंब ए डी का वर्ग हो जाएगा। कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण इसमें ए सी हो जाएगा क्योंकि आधार बन जाएगा, तो ए सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग बनेगा। सी डी कौन है, तो कहेंगे आधार है, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, ये भी ए डी स्क्वायर है और ये भी ए डी स्क्वायर है, दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 1 वाला मान समीकरण 2 में रख दीजिए या समीकरण 2 वाला मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब ए डी स्क्वायर की जगह पे रख देंगे, तो ए डी स्क्वायर की जब क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। यह समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 है और यह समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अब यह माइनस बी डी है, बी डी को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस बी डी हो जाएगा और ये सी डी माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न बनाया है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और ये बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बहुत आसान है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर हल कर लिए, जब हल करेंगे तो यह प्रश्न आपके लिए क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 का घ, एक घन का आयतन दिया गया 1331 सेमी का क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयतन दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का आयतन कितना दिया गया, 1331 घन सेमी है। घन का आयतन का सूत्र होता है ए का क्यूब बराबर 1331 हो जाएगा। घन का आयतन का सूत्र क्या है, भुजा का क्यूब होता है। अब यहाँ ए का क्यूब हो जाएगा बराबर, अब एक 1331 को क्या लिख सकते हैं, 11 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 घात से 3 घात को काट सकते हैं या तुलना कर सकते हैं, तो तुलना करेंगे तो भुजा का मान ए बराबर क्या आ जाएगा, 11 सेमी आ जाएगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ए का स्क्वायर होता है, 6 उतर गया, ए का मान 11 का वर्ग हो गया। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है और 121 में 6 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 726 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 का घ तक आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यह